हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने संस्कृत उपसर्गों की बात की थी। आज की कक्षा में हम हिंदी और विदेशी उपसर्ग की बात करेंगे। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ सबसे पहले जिस उपसर्ग की बात करेंगे वह है अनुपसर्ग। तो अनुपसर्ग में से प्रश्न पूछने की संभावना भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि अन और अनु उपसर्ग ये दो शब्द हैं जो हमें सबसे अधिक भ्रमित करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कई बार यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलता है, जैसे आपसे उपसर्ग के उदाहरण देकर के पूछ लिया जाता है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब आपको शब्द दे दिए अनुचित, अन्वय, अनुदित और अनुदित। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ जो अनुचित शब्द है, यहाँ अन उपसर्ग है, अनु नहीं है। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अन शब्द का प्रयोग हम अभाव, अन उपसर्ग का जो प्रयोग है हम अभाव और नहीं के अर्थ में करते हैं, जबकि अनु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हम पीछे के अर्थ में करते हैं। तो इन शब्दों को आप अच्छे से देख लेंगे। अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा और अनसुना। यहाँ अन उपसर्ग हमें देखने को मिलता है। और संस्कृत उपसर्गों की जब हमने बात की थी वहाँ हमने अनु उपसर्ग पढ़ा था, वो एक बार दोबारा से देख लेंगे। अनु यानी पीछे या समान के अर्थ में इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अनुवीक्षण, अन्वेक्षण, अनुच्छेद और अनुदित। यहाँ अनुदित शब्द और अनुचित शब्द, इन दोनों शब्दों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये शब्द दोनों पूछे जा चुके हैं। अब दूसरे उपसर्ग की, हम हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो वह है अध। अध उपसर्ग का प्रयोग आधा के अर्थ में किया जाता है। और शब्दों की अगर हम बात करें तो अधमरा, अध पका, अध जला, अध गला, अध कचरा, अध खिला और अध नंगा। इन शब्दों में हमें अध उपसर्ग देखने को मिल रहा है। हम बात करें उ उपसर्ग की, तो उ उपसर्ग हमें ऐसे शब्दों में देखने को मिलता है जैसे उ चक्का, उ जड़ना, उ छलना, उ खाड़ना, उ तावला। अगर हम बात करें उन उपसर्ग की, तो इसका प्रयोग हम एक कम के अर्थ में करते हैं, जहाँ हम जैसे हमारी ये हिंदी की जो शब्दावली एक कम करके बोलने में प्रयोग में लेते हैं, जैसे 19, 29, 39, 49, 59 और 79। यहाँ हम उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगला हिंदी का उपसर्ग है आउ, जिसका प्रयोग हम अब के अर्थ में करते हैं। आउ गुण, आउ गढ़, आउ सर, आउ घट और आउ तार। अगला उपसर्ग है कुपसर्ग। कुपसर्ग का प्रयोग हम बुरे के अर्थ में करते हैं, जैसे कुरूप यानी बुरा रूप, कुपुत्र बुरा पुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र और कुरीति। यहाँ हम कुपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगला उपसर्ग है चौ उपसर्ग। ये भी हिंदी का उपसर्ग है, जिसका प्रयोग हम चार के अर्थ में करते हैं, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल। अगला उपसर्ग है पच, जिसका प्रयोग हम पाँच के अर्थ में करते हैं। पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी। और अगला उपसर्ग है पर उपसर्ग, जिसका प्रयोग दूसरा के अर्थ में करते हैं। परहित यानी दूसरे का हित, परदेशी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार। ठीक ऐसे ही अगला उपसर्ग है भर, जिसका प्रयोग पूरा के अर्थ में करते हैं, जैसे हम कहते हैं भरपेट यानी पूरा भरा हुआ पेट। भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई। ये जो शब्द हैं ये भर उपसर्ग से बने हैं। अगला हिंदी का उपसर्ग है बिन उपसर्ग, जिसका प्रयोग हम बिना के अर्थ में करते हैं, जैसे बिन खाया, बिन ब्याहा यानी बिना खाया हुआ, बिना ब्याया हुआ, बिन बोया, बिना बोया हुआ, बिन मांगा, बिना मांगा हुआ, बिन बुलाया और बिन जाया।
अगला हिंदी का उपसर्ग है ती उपसर्ग, जिसका प्रयोग हम तीन के अर्थ में करते हैं, जैसे तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोना, तिपाही, तिमाही। अगला हिंदी का उपसर्ग है दू। दू का प्रयोग हम दो और बुरा इन दोनों के अर्थ में करते हैं, जैसे दूरंगा, दू लत्ती, दू नाली, दू राहा, दोपहरी, दुगुना, दुकाल और दुबला। अगले उपसर्ग की बात करें तो वह है का उपसर्ग। का प्रयोग हम बुरा के अर्थ में करते हैं, कायर, का पुरुष और काजर। हिंदी का अगला उपसर्ग अगर हम देखें तो वह है से, जिसका प्रयोग हम सहित के अर्थ में करते हैं, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकल। चीर उपसर्ग की बात करें तो चीर उपसर्ग का प्रयोग सदैव के अर्थ में करते हैं, चिरकाल, चिरायु, चिरयौवन, चिर परिचित, चिरस्थायी, चिरस्मरणीय और चिर प्रतीक्षित। न उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में करते हैं, नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य और नेति। बहु उपसर्ग का प्रयोग ज़्यादा के अर्थ में करते हैं, जैसे बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत और बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक और बहुउपयोगी। अगला उपसर्ग है आप, जिसका प्रयोग हम स्वयं के अर्थ में करते हैं, जैसे आप काज यानी अपना काम, आप बीती स्वयं पर बीती हुई, आप कही स्वयं पर कही, स्वयं के द्वारा जो कही हुई बात है वह, और आप सुनी। नाना उपसर्ग का प्रयोग हम विविध के अर्थ में करते हैं, जिसका अर्थ अगर हम देखें तो विविध मतलब नाना प्रकार के जो शब्द ऐसे होते हैं, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति और नाना विकार। कै उपसर्ग का प्रयोग बुरा के अर्थ में करते हैं, कपूत, कलंक और कठोर। सम उपसर्ग का प्रयोग समान के अर्थ में करते हैं, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज और समग्र। अब हम बात करते हैं विदेशी उपसर्ग की। विदेशी उपसर्ग हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। विदेशी उपसर्गों के शब्द या शब्द समूह देकर के आपसे उपसर्ग पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। बहुत बार हमें विदेशी उपसर्ग से प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इन शब्दों को भी आप अच्छे से देखेंगे। जैसे पहला उपसर्ग है बे, जिसका प्रयोग हम रहित के अर्थ में करते हैं, जैसे बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ। यानी बे जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हम रहित किसी भी चीज़ से, यानी वफा से रहित, घर से रहित, समझ से रहित, वजह से रहित, बेहया, बेहिसाब, इसके अर्थ में हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगर हम दर उपसर्ग की बात करें तो में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दरअसल, दरबार, दरख्वास्त, दर हकीकत और दरमियान। अगर हम बात करें बा उपसर्ग की तो इसका प्रयोग सहित के अर्थ में किया जाता है, जैसे बाइज्जत, बामुलायज, बाअदब और बकायदा, बाकायदा। कम, कम उपसर्ग का प्रयोग अल्प के अर्थ में किया जाता है, कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ, कम वक़्त आदि। ला उपसर्ग का प्रयोग परे यानी बिना के अर्थ में किया जाता है, जैसे लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में किया जाता है, नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज और नादान। हर उपसर्ग का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है, हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। खुश उपसर्ग का प्रयोग श्रेष्ठ के अर्थ में किया जाता है, जैसे खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी और खुशमिजाज। बद उपसर्ग का प्रयोग बुरा के अर्थ में किया जाता है, जैसे बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम और बदकिस्मत। अगर हम बात करें सर उपसर्ग की तो इसका प्रयोग मुख्य या प्रधान के अर्थ में किया जाता है, जैसे सरपंच, सरदार, सरताज और सरकार। अगर हम बात करें व उपसर्ग की तो इसका प्रयोग सहित के अर्थ में किया जाता है, जैसे बखूबी, बतौर, बशर्त और बदौलत। बिना, बिला अगर उपसर्ग, बिला उपसर्ग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है, जैसे बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून आदि। अगर हम बात करें बेश उपसर्ग की तो बेश उपसर्ग का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ में किया जाता है, जैसे बेश कीमती और बेश कीमत।
नेक उपसर्ग का प्रयोग भला के अर्थ में किया जाता है, जैसे नेक राह, नेक नाम, नेक दिल और नेक नियत। अगर हम बात करें एन उपसर्ग की तो इसका प्रयोग ठीक के अर्थ में किया जाता है, और जैसे एन वक्त, एन जगह, एन मौका आदि शब्द। हम उपसर्ग की बात करें तो साथ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम राज, हम दम, हम वतन, हम सफ़र, हम तख्त। अल उपसर्ग का प्रयोग निश्चित के अर्थ में किया जाता है, जैसे अल गरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेता। अगर हम गैर उपसर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग रहित या भिन्न के अर्थ में किया जाता है, जैसे गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। हेड उपसर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग प्रमुख के अर्थ में किया जाता है, जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। हाफ उपसर्ग की बात करें तो आधा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। सब उपसर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग उप उपसर्ग के अर्थ में किया जाता है। सब उपसर्ग का प्रयोग उप अर्थ में किया जाता है, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। को उपसर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग सहित के अर्थ में किया जाता है, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन और को एजुकेशन। तो आज की कक्षा में हमने हिंदी और विदेशी उपसर्गों की बात की है। अगली कक्षा में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।